शिल्पा शर्मा निवास की नई बहू थी। उसे ससुराल में आए 2 दिन भी नहीं हुए थे कि वो अपने पति विकास से बोलती है। वैसे मेरे सास ससुर तो है नहीं, फिर ये पूरा घर किसके नाम है? अरे माँ बाबूजी के जाने के बाद भैया भाभी ने ही मुझे एक बेटे के जैसे प्यार दिया। खुद अनपढ़ हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी। ये पूरी प्रॉपर्टी उनके ही नाम है। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे माँ बाबूजी चले गए थे। तब से लेकर अब तक भैया भाभी ने मुझे कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मैं तो ये सोचता हूँ कि उनका ये एहसान मैं कभी चुका भी पाऊंगा कि नहीं। तुम्हारा क्या हिस्सा है इस घर में? अरे मुझे क्या हिस्सा चाहिए? भैया भाभी ने बहुत किया है मेरे लिए, मुझे बस उनका आशीर्वाद चाहिए। तुम्हें पता है भैया भाभी की कितनी उम्र हो गई है, लेकिन उन्होंने कभी खुद की कोई संतान नहीं की, क्योंकि वो मुझे ही अपना बेटा मानते हैं और बेटे जैसा प्यार किया उन्होंने मुझे। ये तो भैया भाभी का गुलाम है, बस उनके ही गुणगान गा रहा है। अरे इनको अपने वश में नहीं किया ना मैंने, तो मेरा नाम भी शिल्पा नहीं। क्या हुआ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे कुछ नहीं, समय आने पे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा रिश्ता तुम्हारा अपना है और कौन सा पराया। शिल्पा की जेठानी कविता बहुत सीधी सादी थी। वो अपने पूरे परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा से पूरी फैमिली को जोड़कर रखना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन कविता का पति मोहन कविता से बोलता है, अरे कविता, सारा दिन घर का काम करती रहती हो, थोड़ा सा आराम भी कर लो। अपनी देवरानी से भी करवा लिया करो। मैं तो देखता हूँ कि वो या तो फोन में लगी रहती है या फिर टीवी देखती रहती है। अरे तुम घर की बड़ी हो, थोड़ी उसकी आदत बनाओ कि वो घर का काम करे। अरे रहने दीजिए ना, मैं अकेले घर का सारा काम कर लूंगी। शिल्पा को भी घर में आए हुए कितने ही दिन हुए, मुश्किल से 2-3 महीने। थोड़ा घुल मिल जाएगी अच्छे से, तब काम कर लेगी। अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। औरतों के मामलों में ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। और क्या, औरतों के मामले में बोलना नहीं चाहिए आपको। वैसे भी शिल्पा मेरी देवरानी नहीं बल्कि मेरी बेटी की तरह है, क्योंकि मैंने विकास को अपना बेटा माना है। इस नाते से तो वो मेरी बेटी हुई ना, और अपनी बेटी को थोड़ा सा आराम करने के लिए दे भी दूं तो क्या दिक्कत है। ऐसे ही एक दिन शिल्पा कविता के कमरे में जाती है। कमरा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो मन ही मन खुद से कहती है, अरे बाप रे, इसका कमरा तो हमारे कमरे से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा और सुंदर है। हमें तो एक काल कोठरी दे दी इन्होंने, ऊपर से मेरा ये निकम्मा पति, इसे अपना अच्छा बुरा कुछ भी नहीं पता। गधे की तरह 4 रोटी दे दो, खा लेगा और बात खत्म। शिल्पा बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ जाती है। अपने कमरे में आने के बाद वो अजीब सा मुंह बनाकर बैठी हुई थी। तभी विकास उससे बोलता है, क्या हुआ, तुम नाराज हो क्या मुझसे? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? सच बताऊं तो इस छोटे से कमरे में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो या तो इस कमरे को तोड़ के रिपेयर करके बड़ा बना दो, या फिर तुम्हारी भाभी का जो कमरा है ना बड़ा वाला, वो कमरा मुझे दिलवा दो। अरे वो कमरा तो भैया भाभी का है। भैया भाभी बहुत समय से रह रहे हैं उस कमरे में, और दिक्कत क्या है? कुछ दिनों तक तो तुम बहुत खुश थी, अब अचानक से क्या हुआ तुम्हें? मुझे तो वही कमरा चाहिए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम्हें क्या करना है। अगर मुझे वो कमरा नहीं मिला तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, फिर तुम अकेले ही रहना इस कमरे के अंदर। कविता शिल्पा और विकास की पूरी बातें सुन लेती है। तभी कविता अंदर आती है और कहती है, अरे विकास, मैं क्या कह रही थी, तुम दोनों के कमरे में सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा रहता है, तुम एक काम क्यों नहीं करते? मेरा ये जो बड़ा वाला कमरा है वो कमरा तुम ले लो, और इस छोटे वाले कमरे में मैं और तुम्हारे भैया शिफ्ट हो जाएंगे। शिल्पा की नई नई शादी हुई है, जो सामान लेकर आई है वो सामान इस छोटे से रूम में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तुम एक काम करो, मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। हाँ अरे नहीं भाभी, हम एडजस्ट कर लेंगे। विकास, तुम मेरी बात को मना करोगे? जितना बोलो उतना कर लो। कविता के कहने पर विकास और शिल्पा दोनों बड़े रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब शिल्पा पूरे घर को अपने नाम करने के फिराक में होती है। कमरे को तो हथिया लिया मैंने, अब इस पूरे घर को अपना बनाना है। जब हम एक ही घर की 2 बहुएं हैं, तो इस प्रॉपर्टी पे अकेले जेठानी जी का हिस्सा क्यों, मेरा क्यों नहीं? अब तो किसी तरह से भी इस पूरे घर को अपना बनाना है। उसके बाद जेठ और जेठानी को लात मार के इस घर से निकालना है। ऐसे ही एक दिन शिल्पा अपने पति विकास से बोलती है, देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाती हूँ, आजकल का जो टाइम है ना वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि दिमाग से काम लो और अपने बारे में सोचो। कब तक भैया भाभी की गुलामी करते रहोगे? अरे तुम्हारे माँ बाप ने जैसे तुम्हारे भैया को पैदा किया है वैसे ही तुम्हें भी किया है, तो इस प्रॉपर्टी में तुम दोनों का बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये पूरा घर तो तुम्हारे भैया भाभी के नाम है।
मेरी मानो तो उनसे बंटवारा करने के लिए कह दो, अलग अलग हिस्सा हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम कैसी घटिया बातें कर रही हो। अरे हम एक ही परिवार का हिस्सा है और बंटवारा करने की क्या नौबत आ गई। भैया भाभी ने कभी तुमसे बुरा व्यवहार नहीं किया, हमेशा तुम्हें एक बेटी की तरह प्यार दिया, और तुम हो कि इतनी छोटी और गिरी हुई बातें कर रही हो। गिरी हुई बात मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपनी गिरी हुई सोच से ना मेरी बात को गलत साबित कर रहे हो तुम। और वैसे भी मेरा भी तो फ्यूचर है ना आगे जाके। अरे कल को मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको क्या बोलूंगी कि बेटा तुम्हारे बाप ने दिन भर भैया भाभी की गुलामी की और हमारे पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पापा एक गुलाम है और हम एक गुलामी वाली जिंदगी जी रहे हैं। अपना मुंह बंद रखो, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अरे जरा ठंडे दिमाग से सोचो, कल को तुम्हारे भैया भाभी में और तुम में कोई बात हो जाती है तो वो तुम्हें लात मार के इस घर से निकाल देंगे। अरे आजकल के टाइम में ना इंसान का मन कब डोल जाता है ना ये पैसे और प्रॉपर्टी देखकर। तुम्हें ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, इसलिए दिल से फैसला मत लो, दिमाग का इस्तेमाल करो। विकास को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शिल्पा अपने मायके गई थी और मायके से लौटते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। कुछ दिनों तक शिल्पा का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता है। कुछ दिनों के बाद जब शिल्पा घर आती है तो वो देखती है कि कविता शिल्पा का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, उसकी बहुत सेवा पानी कर रही है। ऐसे ही एक दिन विकास शिल्पा से बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि तुम गलत थी? ये होता है परिवार। परिवार में हम सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसों के लिए नहीं रहते हैं, बल्कि परिवार बुरे वक्त में हमेशा अपने अपनों के साथ खड़ा होता है। अगर मान लो आज हम दोनों के पास खूब सारा पैसा और खूब सारी प्रॉपर्टी होती और हमारा कोई परिवार नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में कौन तुम्हारी ऐसी सेवा पानी करता? मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और शायद ये मेरे कर्मों का ही फल है। दीदी के प्यार को मैं कभी नहीं पहचान पाई, हमेशा उनको जिठानी की तरह ही देखती थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो जिठानी नहीं बल्कि माँ है। और मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी इस परिवार को तोड़ने या फिर घर का बंटवारा करने की बात नहीं करूंगी। इससे शिल्पा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने दिल दिमाग से बंटवारे करने का ख्याल निकाल देती है। और अब कुछ दिनों बाद शिल्पा में भी धीरे धीरे ठीक होने के आसार शुरू हो जाते हैं। इस तरह से दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपने परिवार को एक साथ आगे लेकर चलती है। नंदिनी और विशाखा दोनों देवरानी जेठानी थी। नंदिनी जो कि बहुत समझदार और सुंदर थी, जिसकी वजह से हर कोई उसकी तारीफ करता था, तो वहीं विशाखा हमेशा अपनी जेठानी से चिढ़ती थी क्योंकि वो गांव से थी, उसे शहर के तौर तरीके से रहने नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन सुबह नंदिनी की सास सुशीला नंदिनी से बोलती है, ते बहू जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम दोनों थोड़ी देर में मंदिर जाना है। आज एकादशी है तो मैं हर एकादशी पर मंदिर जाती हूँ, और अब तो मेरी दो दो बहू है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। विशाखा तो नजर नहीं आ रही है, एक काम कर, तो विशाखा को बोल देना कि मैंने कहा है तैयार होने के लिए, तो जल्दी से काम खत्म करके तैयार हो जाओ, मंदिर चलना है। अच्छा माँ जी ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, थोड़ा सा और काम रह गया है घर का, वे निपटा कर हम दोनों आपको तैयार मिलेंगे। आप जाकर तैयार हो जाइए, बाकी हम पर छोड़ दीजिए, हम दोनों कर लेंगे। अरे बहू मुझे तुझ पर तो यकीन है कि तू घर का काम और खुद को जल्दी रेडी कर लेगी, लेकिन उस विशाखा को कोई ना काम करना आता, ना समय पर करती, ना खुद को अच्छे से रेडी कर पाती, इसलिए तू थोड़ा ध्यान दे उसके ऊपर। पता नहीं इंसान के रूप में कछुआ मिल गई हमें, हर काम धीरे करती है। अरे माँ जी आप छोड़िए ना, इन छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान नहीं देते, अभी बच्ची है, थोड़ी समझदार होगी ना तो सारे काम समय पर करने लगेगी। हाँ हाँ 24 साल की उम्र हो गई है उसकी, अभी से उसे बचपना लगा हुआ है। शादी होने के बाद इंसान जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालने लगता है, और वे है पता नहीं कब बड़ी होगी। सास के कहने पर नंदिनी और विशाखा दोनों तैयार होकर मंदिर के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में एक पड़ोसन मिलती है और वो नंदिनी की तारीफ करते हुए बोलती है, अरे वाह, ये क्या आज तो नंदिनी बहू के दर्शन हो गए। बहुत सुना था कि नंदिनी बहुत सुंदर है, आज अपनी आंखों से भी देख लिया। सच में नंदिनी बहू बहुत सुंदर है, और सच बताऊं नंदिनी बहू तेरी सास तो हमेशा तेरी तारीफ करती रहती है, घर के काम में भी निपुण है और सुंदरता भी लाखों में एक है तेरी। आंटी जी माँ जी को ना बस मेरी तारीफ करने का मौका चाहिए। अरे तारीफ करने के लायक है मेरी बहू तो तारीफ तो करूंगी ना। अरे विशाखा बहू अपनी जेठानी से कुछ सीख ले, कैसे तैयार हुआ जाता है,
यहाँ तक कि घर के सारे काम अच्छे से करती है। ये तेरी सास हमेशा इसकी तारीफ करती रहती है। नंदिनी की तारीफ होता देख विशाखा को मन ही मन बहुत जलन होने लगती है। तभी वो अपनी सास से बोलती है, अरे माँ जी, अब लेट नहीं हो रहा है क्या? मंदिर जाने में काफी टाइम लगेगा, बहुत दूर है मंदिर, इसलिए समय से निकल लो। हमेशा आप मुझे कहती है ना कि काम समय से नहीं करती। अब आप बातों में लग गई। मंदिर जाने का समय भी ऐसे ही खराब हो रहा है। अच्छा बाबा ठीक है, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? चलो जी बहन, अब हम बाद में बात करेंगे। थोड़ी देर बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। ऐसे ही नंदिनी किचन में काम कर रही थी। तभी विशाखा मौका देखकर नंदिनी के कमरे में जाकर उसका सारा मेकअप का सामान चोरी करके अपने कमरे में आ जाती है और सारा मेकअप अपने बाथरूम में छिपा देती है और दरवाजा बंद करके मेकअप करने लगती है और मन ही मन खुश होते हुए बोलती है, अब मैं भी अपनी जेठानी जितनी सुंदर हो गई। अब लोग मेरी भी तारीफ करेंगे। अब लोग सिर्फ और सिर्फ विशाखा को देखेंगे। मुझे भी मेकअप करना आ गया। क्या लगा था नंदिनी को सब उसी की तारीफ करेंगे। हाथ से उसकी हकीकत पता लग जाएगी। थोड़ी देर बाद विशाखा अपने कमरे से बाहर आती है। उसका मेकअप देखकर उसकी सास उस पर हंसने लगती है। अरे अरे, ये क्या लाल बंदरिया कहाँ से आ गई? अरे तू कितना भी मेकअप लगा ले, कभी भी सुंदर नहीं लगेगी, बल्कि और मजाकिया लग रही है। माँ जी, आपको तो हमेशा मजाक ही नजर आती हूँ मैं। कभी बंदरिया लगती हूँ, कभी कुछ लगती हूँ। मैं कितना भी कुछ कर लूँ ना, आप लोगों को मैं कभी अच्छी नहीं लगी। हमेशा मेरा मजाक बनाते रहते हो। दीदी भी तो मेकअप करती है, लेकिन आप तो उनकी बहुत तारीफ करते हो। वही मेकअप जब मैं करके आई तो आप मेरा मजाक बना रही हो। असली खूबसूरती मेकअप से नहीं, व्यवहार से होता है और मन में होता है। नंदिनी मन से बहुत अच्छी है और सबके बारे में सोचती है। उसके अंदर किसी को लेकर कोई जलन या फिर नफरत की भावना नहीं है, जो हमेशा उससे जलती रहती है। इसलिए तू उसकी जैसी नहीं है। जिस दिन तू जलन की भावना मन से दूर कर देगी, उस दिन तू भी सुंदर हो जाएगी। विशाखा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में आ जाती है। थोड़ी देर बाद नंदिनी अपने कमरे में जाती है। वो मेकअप करने के लिए तो देखती है कि उसका सारा सामान, मेकअप का सामान वहाँ है ही नहीं। वो यहाँ वहाँ सामान ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। अरे ये क्या, सारा मेकअप का सामान कहाँ चला गया? अभी तो यही था। अगर विशाखा से पूछती हूँ तो शायद उसे बुरा लगेगा और वो मेरी बात को समझेगी नहीं। चलो छोड़ो, दूसरा ले लूंगी। ऐसे ही नंदिनी अपने लिए फिर से बहुत सारा मेकअप का सामान खरीद लाती है। ये देख विशाखा फिर से मेकअप का सामान चुरा लेती है। मेकअप करके और अच्छा काम करके लोगों का दिल जीत रखा है ना जेठानी जी ने। अब पूरे चेहरे को ना खराब कर दिया ना, तो मेरा नाम भी विशाखा नहीं। विशाखा को मेकअप चुराने के बाद भी चैन नहीं मिला। नंदिनी फिर से अपने लिए थोड़ा बहुत मेकअप का सामान ले आती है। विशाखा बाजार से कुछ केमिकल वाले प्रोडक्ट ले आती है और नंदिनी के मेकअप वाले सामान में मिला देती है, ताकि नंदिनी का चेहरा खराब हो जाए। अब जेठानी जी जैसे ही इस मेकअप को इस्तेमाल करेगी, वैसे ही उनका चेहरा जलने लगेगा। उनकी सारी खूबसूरती 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। उसके बाद हर कोई मेरी तारीफ करेगा। फिर सबको मैं ही नजर आऊंगी, किसी को भी नंदिनी नजर नहीं आएगी। हर कोई उसकी बुराई करेगा। बहुत सहली मैंने ये जिल्लत। हर कोई मेरे मुंह पर आकर मेरी बुराई करके जाता है। अब पता चलेगा जब नंदिनी ये सारी चीजें महसूस करेगी। विशाखा बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है और वो भूल जाती है कि वो ये बात नंदिनी के कमरे में ही बोल रही है। तभी वहाँ पर नंदिनी आ जाती है। नंदिनी विशाखा की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद नंदिनी विशाखा से बोलती है, अरे विशाखा, तुम इतना नीचे गिर जाओगी मुझे नहीं पता था। और अगर तुम मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो मुझे एक बार कह देती। तुम्हारे अंदर जो भी कमियां है, मैं उसे सुधारने में तुम्हारी मदद करती। और सच बताऊं तो मैंने कभी भी तुम्हारी बुराई नहीं की। हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा, और आज तुम इतना नीचे गिर गई हो कि मुझे इतना तकलीफ देने के लिए तैयार हो गई हो। मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि ये सब सही नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हो गई थी। हर इंसान मेरी बुराई करता था। मेरे सामने तुम्हारी तारीफ करते रहते थे सब। मेरा भी तो दिल करता था कि कोई मेरी भी तारीफ करे। मेरा सब मजाक बनाते थे। आखिर कब तक सहूं? आखिर कब तक? देखो, तुम मेरी छोटी बहन हो। तुम्हें मैं एक ही चीज बोलूंगी, सुंदरता मेकअप से नहीं नजर आती, ये इंसान के व्यवहार से नजर आती है, उसके मन से। जब तुम ये जलन वाली भावना और बदले वाली भावना अपने मन से हटा दोगी ना, तुम मुझसे ज्यादा सुंदर लगोगी।
इतना सब होने के बाद भी नंदिनी विशाखा को माफ कर देती है। विशाखा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद विशाखा नंदिनी के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। चूचू चिड़िया की कहानी। कालू कुआ बहुत खुश था क्योंकि उसकी शादी उसी चिड़िया से हुई थी जिससे वे बेपनाह प्यार करता था। आज कालू और चिंकी चिड़िया की पहली रात थी। कालू कुआ बड़े ही प्यार से चिंकी चिड़िया का घूंघट उठाता है। ये क्या, घूंघट के नीचे चिंकी चिड़िया के रूप में तो कोई नागिन बैठी थी। उस इच्छाधारी नागिन को देखकर कालू कुआ बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, नागिन नागिन। कालू कुआ नागिन नागिन चिल्लाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। कालू कुआ इतना ज्यादा डर चुका था कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो वहीं दूसरी ओर चिंकी चिड़िया अब भी कमरे में बैठी हुई थी। कालू कुआ की ऐसी हालत देखकर चिंकी चिड़िया जोर जोर से हंसने लगती है और खुद से कहती है, ये तो बस शुरुआत है कालू, मैं अपना बदला लेने के लिए लौट आई हूँ। चिंकी चिड़िया कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन थी। पर इस बात से बेखबर कालू कुआ चिंकी चिड़िया के प्यार में पूरी तरह से डूबा हुआ था। नागिन के रूप में अपनी बीवी को देखने के बाद भी उसे यकीन नहीं होता था कि उसकी बीवी एक इच्छाधारी नागिन है। और कुछ देर बाद वे दोबारा अपने कमरे में जाता है जहाँ वे चिंकी चिड़िया को सोता हुआ देखता है। चिंकी चिड़िया को आराम से सोता हुआ देख कालू कुएं की जान में जान आती है। वह चिंकी चिड़िया को उठाकर उससे कहता है, मुझे माफ करना चिंकी, मैं बहुत डर गया था और तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। मैंने जो देखा मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, शायद मैंने कुछ सपना देखा था। तुम तो मेरी चिंकी हो। पर तुमने ऐसा क्या देखा कालू जो तुम इतना डर गए और मुझे कमरे में अकेला छोड़कर भाग गए? मैंने जो देखा उस पर तुम विश्वास नहीं करोगी। मैंने देखा एक इच्छाधारी नागिन। हाँ, इच्छाधारी नागिन को देखकर मेरे होश उड़ गए थे और मैं डरकर भाग गया। पर कुछ ही देर बाद जब मुझे होश आया तो याद आया कि तुम मेरे कमरे में इंतजार कर रही हो। एक पल तो मैं डर गया था, कहीं उस इच्छाधारी नागिन ने तुम्हें कुछ तो नहीं कर दिया और तुम्हारे रूप में कहीं वो आकर तो नहीं बैठ गई। फिर मैंने दिमाग लगाया, ऐसा कुछ होता है और देखो सब कुछ ठीक है और सब मेरा वहम ही निकला। पिछले जन्म में ये कालू जितना शातिर था पर इस जन्म में इतना बेवकूफ है। बेवकूफ कालू, वही इच्छाधारी नागिन हूँ मैं जिसे पिछले जन्म में तूने मार दिया था। तूने मुझसे मेरे प्यार को जुदा किया था, इसलिए मैंने दोबारा जन्म लिया है और इस जन्म में मैं अपने प्यार को ढूंढ लूंगी और उसके साथ मिलकर तुझे खत्म कर दूंगी। कालू कुआ एक मासूम और साधारण पक्षी था जो चिंकी चिड़िया से बहुत प्यार करता था। पर चिंकी चिड़िया एक नागिन थी जो कालू कुएं से बदला लेने के लिए आई थी। कुछ समय बीत जाता है और एक दिन चिंकी चिड़िया की मुलाकात कबूतर सपेरे से होती है। कबूतर सपेरा चिंकी के नाक कबूतर जैसा था। कबूतर सपेरे को देखते ही चिंकी उसे पहचान जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? तुम सपेरा कैसे बन सकते हो? मैं तुम्हारी चिंकी, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम जानते हो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये पागल चिड़िया कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ी है? कहीं ये वही इच्छाधारी चिड़िया तो नहीं जिसके पति की शक्ल मुझसे मिलती है? हाँ चिंकी, मैं तुम्हारा पति। हम दोनों पिछले जन्म में जुदा हो गए थे, इसलिए मैंने दोबारा जन्म लिया। पर अफसोस मैं एक सपेरा बन गया और इस बीन के जरिए तुम्हें ढूंढने लगा। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। चिंकी इस बात से अनजान थी कि कबूतर सपेरा चिंकी चिड़िया का पहला खोया हुआ प्यार नहीं था, बल्कि वही कसाई कबूतर है जिसने पिछले जन्म में ही चिंकी चिड़िया और उसके नाक कबूतर की जान ले ली थी। चिंकी चिड़िया अब कबूतर के साथ रहती है और अपने पति कालू को मारने की प्लानिंग बनाती है। कबूतर, क्या तुम्हें वे सब याद है जो मुझे याद है? तुम जानते हो जब मेरा दूसरा जन्म हुआ था तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, पर एक दिन मुझे सब कुछ याद आ गया जब मैंने कालू कुएं को देखा। शायद भोलेनाथ भी यही चाहते हैं, तभी तो मैंने उस दुष्ट कालू को पहचान लिया, पर वे कालू मुझे नहीं पहचान पाया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें सब याद है, पर अफसोस मुझे कुछ अधूरी चीजें याद है। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि तुम मुझे याद आ गई। कबूतर, उस दुष्ट कालू की वजह से हमने बहुत कुछ सहा है,
पिछले जन्म में हम एक ना हो सके, शायद इसलिए भोलेनाथ की कृपा से हमारा दोबारा जन्म हुआ है, ताकि उस कालू से हम बदला ले सके। और तुम जानते हो, इसलिए मैंने उससे शादी की। अब मुझे लगता है कि वे दिन आ गया है जब उस कालू को उसकी सजा मिलेगी। तुमने बिल्कुल सही कहा चिंकी, आज रात को ही उस कालू कुएं का खेल खत्म कर देंगे और मैं उसके बाद तुम्हें साथ ले जाऊंगा और तुमसे तुम्हारी नागमणि छीनकर तुम्हें फिर से मार डालूंगा। बेवकूफ चिड़िया, इस बार मैंने तेरे पति का रूप लिया है और नया जन्म। तू इस बार भी मुझसे हारेगी, पर अफसोस इस बार तू खुद अपने पति को मारेगी शौक से। तुझे पता नहीं है सपेरे से चक्कर चलाने में क्या सजा मिलती है, और मुझे इनाम मिलेगा। शायद बेवकूफ चिड़िया भूल गई है कि नागिन और सपेरा जन्मों जन्मों के दुश्मन हैं। चिंकी चिड़िया कबूतर के प्यार में पूरी तरह से डूब जाती है और अपने असली पति के प्यार कालू को नहीं पहचान पाती। देखते ही देखते पूर्णिमा की रात आ जाती है। पूर्णिमा की रात वाले दिन चिंकी चिड़िया अपनी नागमणि शिव जी को अर्पित करती है और कबूतर के साथ कालू कोई को मारने के लिए जाती है। पर जब कालू को अपनी बीवी चिंकी चिड़िया को एक सपेरे के साथ देखता है तो उसे अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद आ जाता है। चिंकी, मुझे सब याद आ गया, तुम इसका साथ छोड़ दो। ये धोखेबाज सपेरा वही है जिसने हमें पिछले जन्म में मारा था और हमें जुदा करा था। पर अफसोस इस बार हम दोनों का रूप बदल गया है। मेरा रूप इसने ले लिया और इसका रूप मैंने। मेरी बात पर विश्वास करो चिंकी। चिंकी, कालू झूठ कह रहा है। मुझे लगता है इसने हमारी सारी बातें सुन ली है, तो इसे सारी सच्चाई पता चल गई है। हमें एक बार फिर से अलग करने की कोशिश कर रहा है। उससे पहले हम इसे खत्म कर देते हैं ताकि हम दोनों एक हो सके। चिंकी, मैं तुम्हारा नाग हूँ, तुम्हारा कालू। माना कि पिछले जन्म में मेरा रूप इस कबूतर के जैसा था, पर इस जन्म में मेरा रूप बदल चुका है। शायद भगवान ने ये खेल इसलिए खेला है कि सपेरा मुझे खत्म ना कर सके, पर अफसोस इसने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम इस कबूतर, इस सपेरे से पूछ लो कि इसे कुछ याद है, क्योंकि हमारा कातिल यही है। कालू को वह सब कुछ याद था जो चिंकी चिड़िया ने कभी कबूतर को नहीं बताया था। कालू को अपने पिछले जन्म की हर बातें याद थी, पर कबूतर को कुछ याद नहीं था, जिससे चिंकी चिड़िया को पता चल जाता है कि कबूतर ही उसका असली गुनहगार है। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? मैंने अपने पति के होते हुए अफेयर इस कबूतर से चलाया, वो भी ये सोचकर कि मेरा पिछले जन्म का ये प्यार है। और तुम्हें पता ही चल गया कि मैं एक सपेरा हूँ जो तुम दोनों को खत्म करके तुम्हारी नागमणि छीनना चाहता हूँ। पर अफसोस चिंकी, अब बहुत लेट हो चुका है। तुम दोनों के मरने का समय हो चुका है। तुम इस बार कुछ नहीं कर पाओगे और हमारा एक और बार फिर से जन्म हुआ है ताकि हम तुम जैसों को खत्म कर सके। तू तो अपनी बीन की धुन पर मुझे बस में कर सकता है, पर कालू को नहीं, क्योंकि कालू एक साधारण पक्षी है। इतना बोलकर चिंकी चिड़िया अपने असली नागिन रूप में आ जाती है और सपेरे को डस लेती है और वहीं पर सपेरे की मौत हो जाती है, जिसके बाद चिंकी और कालू कुआ फिर से एक